आज के इस बुलेटिन में अमेरिका और भारत से जुड़ी 4 बड़ी अपडेट्स हैं, लेकिन इन चारों का असर अलग अलग लोगों पर पड़ने वाला है। अगर आप यूएस में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, एनआरआई हैं और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यूएस विजिटर या वीजा के लिए अपॉइंटमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर टेक्सास में H1B पर काम कर रहे हैं, तो आज की ये चारों खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। खास बात यह है कि इन खबरों में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हेडलाइन देकर समझना आसान नहीं है। इसलिए आज हम हर अपडेट को आपके लिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि क्या बदला है, किस पर असर होगा, इंडियन एप्लीकेंट्स को क्या करना चाहिए। तो ये सारी डिटेल जानने के लिए बने रहे बुलेटिन के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो चलिए सबसे पहले पहली खबर से शुरू करते हैं। यूएस ग्रीन कार्ड रूल्स में 18 सितंबर से बदलाव होने वाला है। यूएस ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे एप्लीकेंट्स के लिए 18 सितंबर 2026 एक इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। यूएससीआईएस ने पब्लिक चार्ज असेसमेंट को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है, जो 18 सितंबर से इफेक्टिव हो जाएगी। इसका मतलब है कि कुछ ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स की फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस को लेकर असेस करने का तरीका बदल सकता है। अब इसे आसान भाषा में भी आपको समझाती हूँ। यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज ये देख सकती है कि कोई एप्लीकेंट भविष्य में यानी फ्यूचर में गवर्नमेंट पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने की संभावना रखता है या फिर नहीं। इस असेसमेंट में एप्लीकेंट की एज, हेल्थ, इनकम, फाइनेंशियल रिसोर्स, एजुकेशन, स्किल्स और फैमिली सर्कमस्टेंसेस भी शामिल हो सकते हैं और इसके फैक्टर को ओवरऑल पिक्चर के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत कंफ्यूजन है जो दूर करना जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर एप्लीकेंट ने कोई गवर्नमेंट बेनिफिट लिया तो उसका ग्रीन कार्ड ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा ऑटोमेटिक कोई रूल नहीं है। यूएससीआईएस कई फैक्टर को एक साथ देखकर डिटर्मिनेशन करेगा, यानी अगर कोई इंडियन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है तो सिर्फ उसकी सैलरी या जॉब ही नहीं बल्कि उसकी ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन भी रिलेवेंट हो सकती है। इसी तरह फैमिली बेस्ड एप्लीकेंट्स के लिए भी हाउस होल्ड सर्कमस्टेंसेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए 18 सितंबर के बाद ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स को अपने फाइनेंशियल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा केयरफुली मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप फॉर्म I-485 फाइल करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो अपनी फाइलिंग डेट और उस समय लागू रूल्स को ध्यान से ज़रूर चेक करें। तो इस खबर का सीधा मतलब यही है कि यूएस ग्रीन कार्ड बंद नहीं हो रहा और हर एप्लीकेंट के लिए रिजेक्शन का नया खतरा ऑटोमेटिकली नहीं आया है। असली बदलाव ये है कि एलिजिबल केसेस में यूएससीआईएस पब्लिक चार्ज डिटर्मिनेशन के दौरान फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी के जुड़े फैक्टर्स को फ्रेमवर्क के तहत असेस करेगा। अब बात करते हैं आज की दूसरी और बड़ी खबर की, जो उन एनआरआई से जुड़ी हुई है जो विदेश में रहते हैं लेकिन इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी ओवरसीज इंडियन के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलने और केवाईसी कंप्लीट करने की प्रोसेस कई बार पेपर वर्क वाली हो जाती है। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और कई केसेस में फिजिकल प्रेजेंस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए सेबी ने ओवरसीज इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग एनआरआईज और ओसीआईज के लिए डिजिटल केवाईसी और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को आसान बनाने का प्रपोजल रखा है। अगर ये प्रपोजल फाइनल फ्रेमवर्क में आता है तो एलिजिबल ओवरसीज इन्वेस्टर्स को अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस से डिजिटल केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे और हर बार इंडिया आकर फिजिकल वेरिफिकेशन कराने की जरूरत बहुत कम हो सकती है। इस प्रपोजल को जीरोधा के को फाउंडर नितिन कामाट ने भी सपोर्ट किया है। उनका कहना है कि ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस अभी एक बड़ा बॉटलनेक हो सकता है। अगर केवाईसी पूरी तरह डिजिटल हो जाए तो अकाउंट ओपनिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस काफ़ी आसान और तेज हो सकती हैं। लेकिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये अभी केवल एक प्रपोजल है, फाइनल रूल नहीं है। इसलिए एनआरआईज को अभी से एज्यूम नहीं करना चाहिए कि डिजिटल केवाईसी तुरंत लागू हो गई है। फाइनल फ्रेमवर्क और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही एग्जैक्ट प्रोसेस क्लियर होगी। अब इसका इंडियन एंगल समझिए। अगर आप यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं और इंडिया में स्टॉक्स या दूसरे रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आसान डिजिटल ऑनबोर्डिंग और आपके लिए पेपर वर्क और फिजिकल वेरिफिकेशन की परेशानी को कम कर सकता है। और अगर ओवरसीज इंडियंस के लिए इन्वेस्टमेंट करना आसान होता है तो इससे इंडिया में एनआरआई इन्वेस्टमेंट का फ्लो भी काफ़ी बढ़ सकता है। इसलिए अपडेट सिर्फ केवाईसी खबर की नहीं है बल्कि एनआरआईज और
इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बीच एक कनेक्शन को आसान बनाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं आज की तीसरी खबर की, जो यूएस विजिटर वीजा एप्लीकेशंस के लिए है। अगर आप B1 या B2 बिजनेस या फिर टूरिस्ट वीजा के लिए अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक पायलट प्रोग्राम एक्सपेंशन किया है, जिसके तहत एलिजिबल एप्लीकेंट्स एडिशनल $750 फी देकर, जो इंडियन रुपीस में 65 से 71 हज़ार तक हो सकता है, उससे अपॉइंटमेंट पाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि क्या इंडिया इस प्रोग्राम में शामिल है? तो इसका जवाब बहुत क्लियर है कि अभी फ़िलहाल इंडिया इस लिस्ट में शामिल नहीं है। 18 अगस्त 2026 से ये पायलट प्रोग्राम मेक्सिको के अलावा कनाडा, कोलंबिया और कई देशों तक एक्सपांड किया गया है। यानी फिलहाल 6 पार्टिसिपेटिंग लोकेशन है। एलिजिबल एप्लीकेंट्स को पार्टिसिपेटिंग कॉन्सुलर पोस्ट पर अर्लियर अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिया जा सकता है, लेकिन स्लॉट लिमिटेड है और $750 पे करने का मतलब वीजा अप्रूवल की गारंटी बिल्कुल नहीं है। ये फीस सिर्फ एक्सपीडिट अपॉइंटमेंट फैसिलिटी से जुड़ी हुई है। अब आते हैं आज की चौथी खबर, यानी उस खबर पर जिसने यूएस इमिग्रेशन स्पेस में काफी चर्चा की है। टेक्सास के गवर्नर ने पब्लिक स्कूल्स में H1B वर्कर को लेकर बेहद स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है। अबॉट ने प्रपोज्ड लेजिस्लेशन की बात की है, जिसके तहत टेक्सास पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट को H1B वीजा के जरिए फॉरेन वर्कर को हायर करने या स्पॉन्सर करने से रोका जा सकता है। उन्होंने टेक्सास पब्लिक स्कूल में H1B एम्प्लॉयज की संख्या एग्जैक्ट 0 करने की बात की है। लेकिन हेडलाइन देखकर ये मत समझिए कि टेक्सास ने सभी H1B वर्कर पर बैन लगा दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रपोजल स्पेशली पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पर फोकस है और इसे लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस से गुजरना होगा। इसलिए आज की तारीख में हर H1B वर्कर के लिए टेक्सास छोड़ने या फिर नौकरी खत्म करने जैसी स्थिति नहीं है। अबॉट का आर्ग्यूमेंट है कि टैक्स पेयर फंडेड इंस्टीट्यूशन में जॉब के टेक्सास वर्कर के लिए प्रायोरिटीज किया जाना चाहिए और H1B प्रोग्राम में अलीग्ड अब्यूज को लेकर स्टेट को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी तरफ कंसर्न ये है कि कुछ स्कूल डिस्ट्रिक्ट पहले से टीचर शॉर्टेज का सामना कर रहे हैं और स्पेशलाइज्ड रोल में फॉरेन वर्कर की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए प्रपोजल के प्रैक्टिकल इम्पैक्ट पर भी डिबेट हो रही है। इंडियन प्रोफेशनल के लिए ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि H1B सिर्फ IT जॉब तक लिमिटेड नहीं है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिसर्च और दूसरे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स में भी H1B वर्कर मौजूद हैं और टेक्सास में H1B स्क्रूटनी पहले से बढ़ी हुई है। इसलिए अगर आप टेक्सास में H1B पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ जॉब की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप एम्प्लॉयर की कैटेगरी जरूर चेक करें कि क्या वो पब्लिक स्कूल है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्रपोज्ड रिस्ट्रिक्शन का स्कोप हर एम्प्लॉयर जैसा एक जैसा नहीं होता। तो आज की चारों खबरों को अगर सिंपल तरीके से समझें, तो ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए 18 सितंबर से पब्लिक चार्ज असेसमेंट का नया फ्रेमवर्क आने वाला है। एनराइज के लिए सेबी का डिजिटल केवाईसी प्रपोजल इंडिया में इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। यूएस विजिटर वीजा एप्लीकेंट्स के लिए $750 वाला एक्सपीडिट अपॉइंटमेंट प्रोग्राम 6 कंट्रीज तक पहुंच गया है, लेकिन इंडिया अभी इन देशों में शामिल नहीं है। और टेक्सास के H1B वर्कर के लिए पब्लिक स्कूल को लेकर एक बड़ा प्रपोजल सामने आया है, लेकिन इससे पूरे टेक्सास में H1B बैन समझना सही नहीं होगा। तो ये थी आज की 4 बड़ी खबरें जो हमने आपको बुलेटिन में एक्सप्लेन किया है। इनमें से कौन सी खबर आपके काम की है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।